आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के डीएसआरवी के बारे में। डीएसआरवी का मतलब है डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल। इस तरीके के व्हीकल की मदद से समुद्र के अंदर काफी गहराई में सबमरीन्स के ऊपर रेस्क्यू किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई सबमरीन पानी के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस व्हीकल की मदद से उसके अंदर के क्रू को रेस्क्यू किया जा सकता है, यानी कि उनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज हम लोग इस व्हीकल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इसका कारण है इंडोनेशिया की एक सबमरीन KRI नगाला बाली के नॉर्थ में एक टॉर्पीडो फायरिंग एक्सरसाइज कर रही थी और इस एक्सरसाइज के बाद में इस सबमरीन के साथ में कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा सका है, यानी कि ये सबमरीन तब से मिसिंग है। और अब भारतीय नौसेना की तरफ से इंडोनेशियन नेवी को इस सबमरीन के सर्च एंड रेस्क्यू में मदद की जा रही है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना की तरफ से अपना DSRV इस सबमरीन की मदद के लिए भेजा गया है। DSRV के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस सबमरीन के बारे में। ये सबमरीन जर्मन टाइप 209 सबमरीन है, यानी कि उस क्लास की सबमरीन है जिस क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना ऑपरेट करती है। भारतीय नौसेना में इन सबमरीन्स को शिशुमार क्लास कहा जाता है। हालांकि भारतीय नौसेना की शिशुमार क्लास की सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट इंडोनेशिया की सबमरीन से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि सबमरीन को इंडोनेशियन नेवी में 1981 में इंडक्ट किया गया था, लेकिन साल 2012 के आसपास इस सबमरीन में एक मेजर रीफिट किया गया था। इस रीफिट एक्सरसाइज में लगभग 2 साल लगे थे और इसको साउथ कोरिया की कंपनी डेबू शिपबिल्डर्स एंड मेरीन इंजीनियर्स ने किया था। इस अपग्रेड के दौरान इसके वेपन सिस्टम्स, रेडार, सोनार और कॉम्बैट कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरीके से नया किया गया था। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है इस सबमरीन के नाम को लेकर। इस सबमरीन का नाम यानी कि नगाला प्रभु बलदेवा के भाले के नाम पर रखा गया है। प्रभु बलदेवा, जिनको भारत में बलराम के नाम से जाना जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और इंडोनेशिया में माना जाता है कि उनके पास एक भाला हुआ करता था जिसका नाम होता था नगाला। वैसे अभी माना जा रहा है कि इस सबमरीन के पास में लगभग 60 से 65 घंटे की ऑक्सीजन बची होगी, यानी कि अगर अगले 3 दिन के अंदर ये सबमरीन नहीं ढूंढी जाती है तो इसके क्रू का बचना मुश्किल होगा। इस सबमरीन में इस समय 53 का क्रू है, जिसमें 49 क्रू मेंबर्स हैं, 3 गनर हैं और 1 कमांडर हैं। अगर इंडियन नेवी के DSRV की बात की जाए तो इस सिस्टम में 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और दूसरा सिस्टम है सबमरीन रेस्क्यू वेसल, और ये दोनों सिस्टम साथ में मिलकर काम करते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सबमरीन को लोकेट करने में मदद करता है, वहीं सबमरीन रेस्क्यू वेसल उस सबमरीन के अंदर से क्रू को रेस्क्यू करता है। अगर केवल रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल की बात की जाए तो इसमें साइड स्कैन सोनार लगा हुआ होता है और ये एक्टिव सोनार दुर्घटनाग्रस्त हुई सबमरीन को लोकेट करने में मदद करता है। और एक बार जब सबमरीन मिल जाती है तो सबमरीन रेस्क्यू वेसल की मदद से इस सबमरीन के अंदर से क्रू को बाहर निकाला जाता है। अगर इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो थ्योरेटिकली ये सिस्टम 500 मीटर की गहराई में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। वैसे इंडियन नेवी के टेस्ट में इस सिस्टम को 650 मीटर की गहराई पर ले जाया गया था, यानी कि प्रैक्टिकली इसकी ऑपरेटिंग डेप्थ काफी ज्यादा है। वैसे ये सिस्टम पानी के अंदर काफी ज्यादा तेज मूव नहीं करता है और इसको बहुत ज्यादा तेज मूव करने की जरूरत भी नहीं है। सर्च एंड रेस्क्यू में यूजुअली आप काफी स्लो स्पीड से और काफी ध्यान से किसी एरिया को स्कैन करते हैं। यह सिस्टम 3 नॉट की स्पीड से मूव कर सकता है और पानी के अंदर ये सिस्टम 12 घंटे तक रह सकता है। हालांकि 12 घंटे के बाद में इस सिस्टम को बाहर आना पड़ता है और बैटरीज को रिचार्ज करके वापस से ये सिस्टम डाइव कर सकता है। ये सिस्टम 1200 kg का इक्विपमेंट भी कैरी कर सकता है। और अगर इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट की बात की जाए तो ये सिस्टम 108 घंटे का इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। इस सिस्टम का ओवरऑल वेट 28 टन्स का है। इसकी लेंथ है 10.7 मीटर्स की, बीम है 3.2 मीटर्स की और हाइट है 2.8 मीटर्स की, यानी कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको AN-124 या C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। और इसी वजह से अगर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनकी तरफ से भारतीय वायुसेना को इस सिस्टम को इंडोनेशिया तक पहुंचाने की बात कही गई है। अगर हम लोग स्पेसिफिक तरीके से सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो इस सिस्टम में यूज होने वाला ROV यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और ज्यादा गहराई में जाकर सबमरीन को खोज सकता है। और इस सिस्टम में यूज होने वाला साइड सर्च सोनार एक्टिव मोड में जाकर चारों तरफ पिंग भेजता है और आ रहे रिफ्लेक्शंस को ये सोनार समझता है। इसी तरीके से मिसिंग सबमरीन को लोकेट किया जा सकता है और एक बार जब मिसिंग सबमरीन लोकेट हो जाती है तो सबमरीन रेस्क्यू वेसल इस सबमरीन के क्रू हैच के पास जाता है
और मेटिंग स्कर्ट की मदद से ये सबमरीन रेस्क्यू वेसल इस हैच के ऊपर अपने आप को सेट कर लेता है, जिसके बाद इस हैच को खोलकर अंदर से इंजर्ड क्रू को इस सबमरीन रेस्क्यू वेसल में लाया जाता है, जिसके बाद उनको ऊपर ले जाकर जो मदरशिप होता है वहां पर इनको ले जाया जाता है और उसके बाद ये सबमरीन रेस्क्यू वेसल वापस से पानी के अंदर आता है और दूसरे लॉट में और क्रू मेंबर्स को ऊपर ले जाता है। वैसे जिस सबमरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि वो सीधे तौर पर बिल्कुल स्ट्रेट पानी के नीचे गई हो। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि कोई भी सबमरीन अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो जब वो पानी के अंदर जाती है तब ये सबमरीन किसी एंगल के साथ पानी की सतह के ऊपर हो सकती है। यानी कि आपके DSRV के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सबमरीन का हैच किसी एंगल के साथ में है तब भी ये सबमरीन रेस्क्यू वेसल इस सबमरीन के हैच के साथ में मेट कर सके और अंदर से क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल सके। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे DSRV अगर सबमरीन 60 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट की हुई है तब भी उसके हैच के साथ में मेट कर सकते हैं और क्रू को अंदर से काफी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आमतौर पर सबमरीन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबमरीन इससे ज्यादा के एंगल पर ट्विस्ट और टर्न नहीं करती है, लेकिन अगर सबमरीन पानी के अंदर इससे ज्यादा के एंगल के ऊपर है तो DSRV की मदद से इस सबमरीन में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। हालांकि उसके चांसेस काफी ज्यादा रेयर हैं। माना जाता है कि ये वेसल एक बार में 15 से 17 क्रू मेंबर्स को नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि 15 to 17 क्रू मेंबर्स को सबमरीन से रेस्क्यू कर ऊपर तक ले जा सकते हैं। और अगर केवल एक सिस्टम वहां पर अवेलेबल है तो ये 53 का क्रू लगभग 4 बार में रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि वहां पर US नेवी के एसेट्स भी डिप्लॉय होंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना के पास में इस समय 2 ऐसे सिस्टम हैं और ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या भारतीय नौसेना की तरफ से दोनों सिस्टम्स को भेजा जा रहा है या केवल एक सिस्टम को भेजा गया है। लेकिन यही वो टाइम्स हैं जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट निकल कर बाहर आती है। अगर इंडोनेशिया के सिस्टम भारत, सिंगापुर, US नेवी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम्स के साथ में इंटरऑपरेबल होते तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना ज्यादा समय नहीं लगता और काफी कम समय में ये सारे देश रेस्पॉन्ड कर सकते। और इसी वजह से ये जरूरी है कि कम से कम इलाके की नेवीज आपस में इंटरऑपरेबल हों, जिसके वजह से किसी भी तरीके का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस काफी आसानी से डील किया जा सकेगा। और अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो चाहे वो सुनामी हो, अलग अलग तरीके के साइक्लोन्स या टाइफून्स हो या किसी और तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो, आप एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड में इस तरीके की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कल के वीडियो के टॉप 5 कमेंट्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और आज के वीडियो के टॉप 5 कमेंट्स कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले किए जाएंगे।